नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। अभी पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं। काउंटिंग हो गई है। सरकारें कहीं बन गई हैं, कहीं बनने वाली हैं। असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। और हमने देखा किस तरह से जन सैलाब इन रैलियों में टूटा। हर पार्टी ने वहां पर बड़ी से बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री भी इन 5 राज्यों में घूमे और उन्होंने लोगों को दाद भी दी, शुक्रिया अदा किया कि इतनी बड़ी तादाद में वो आए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो किया उन्होंने, खूब राज्य दर राज्य। और ये तब हुआ जब देश में कोरोना चरम पर था, जब देश के कई राज्यों में और जिन राज्यों में वो रैलियां कर रहे थे उन राज्यों में भी कोरोना से मौत हो रही थी और आज भी मौत का वो तांडव जारी है। लेकिन इस बीच एक और राज्य था जहां पर चुनाव हो रहे थे। वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे थे, वहां पर पंचायत चुनाव हो रहे थे। और पंचायत चुनाव की भी 4 तारीखें घोषित हुई थी, 4 अलग अलग डेट पर, अप्रैल के ही महीने में। और वहां पे राज्य कर्मचारियों ने भी कहा, शिक्षकों ने भी कहा कि हमको आप क्यों झोंक रहे हैं इस तरह से पोल ड्यूटी पर, हमें अपनी जान का खतरा है। यूपी में बहुत बुरी तरह से फैल चुका था और आज भी है। हमने पिछले दिनों लखनऊ, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज जो है जिसे आज हम कहते हैं, हमने कई शहरों की खबरें देखी, सुनी और आज भी मौत का तांडव वहां पर चल रहा है। 350 से भी ज्यादा मौत हो रही है और ये सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि श्मशान घाटों में तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर इससे भी कहीं अधिक मौत हो रही है, जो कि सरकार मान नहीं रही है। तो मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं और वो राज्य कर्मचारी जो संयुक्त परिषद है, सारे स्टेट एम्प्लॉयज का जो एक परिषद है, जो काउंसिल है, उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं हरिकिशोर तिवारी जी। हरिकिशोर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो न्यूज बाज के इस शो में। और मैं आज से बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अभी कल ही हाईकोर्ट ने 135 ऐसे एम्प्लॉयज को, और सरकार ने माना कि 135 ऐसे एम्प्लॉयज की जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई है इस दौरान, पोल ड्यूटी के दौरान। और एक दबाव में जब सरकार आई तो सरकार ने जो है अफरा तफरी में योगी सरकार ने कहा, हाँ साहब, हम जो है इनको 30 लाख रुपए का मुआवजा, हर उस परिवार को जिसने अपना कोई सगा खोया है, पोल ड्यूटी के दौरान खोया है, हम उसको ये 30 लाख रुपए मुआवजा देंगे। सबसे पहला सवाल मैं तिवारी जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये नौबत क्यों आई? क्या आप शुरू से अगर मैं कहूं रिवाइंड करें और कहें कि जब ये घोषणा हुई पंचायत चुनाव की पहली बार, तो क्या ये घोषणा होनी चाहिए थी ऐसे दौर में जब कोरोना जो है सर चढ़कर बोल रहा था? और अगर हो भी गई थी तारीखों का ऐलान, तो क्या इसको टाला नहीं जा सकता था कुछ समय के लिए? देखिए, चुनाव को हम लोग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानते हैं और उसमें सरकारें हमसे कहती है तो हम उसको करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों की परंपरा रही है। हम लोगों ने उसको उसी रूप में लिया कि भाई आपने चुनाव की ड्यूटी लगाई, हम उसको करेंगे। लेकिन संगठनों का हमारा काम होता है कि हम उसका समय समय पर ठीक से उसका विरोध करें। कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हम लोगों ने ऐसा ऐलान किया था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हमको इसका मतगणना नहीं करेंगे। पहली बार देश के इतिहास में हुआ जब हम लोगों ने इसको स्ट्रिक्टली मना किया था। तो इस तरह के प्रोसेस आए, जब धीरे धीरे ये ड्यूटियां बढ़ी हमारी और मौतें सामने आने लगी, तब हमें लगा कि नहीं, कहीं गड़बड़ है। पहले चरण में हम लोगों ने विरोध किया, दूसरे चरण में काफी विरोध किया हम लोगों ने। मुख्य सचिव स्तर को सारे संगठनों ने पत्र लिखे, पहले अलग अलग लोगों ने लिखे, उसके बाद सामूहिक रूप से हम इकट्ठे हुए, हम लोगों ने सामूहिक रूप से सबके दस्तखत करके दिए कि हम लोग कोई नहीं चाहते इलेक्शन को। उसके बाद जब फिर भी बात नहीं बनी, तब हाईकोर्ट में कोई सज्जन गए दूसरे तरीके से, हम लोगों ने उसको देखा, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और मैं खुद खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाके, और वहां जाकर हमने अपनी बात कही कि भाई नहीं, गलत हो रहा है ये, और अब चुनाव को इसको अब आपका रिजल्ट आना बाकी है, सब कुछ हो चुका है आपका, अब रिजल्ट 1 महीने बाद आ जाएगा, इसको रोका जाए। लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे लुभावने वादे कर दिए। चुनाव आयोग के वकीलों ने आकर, वहां पे सरकार के वकीलों ने आकर उन्होंने कहा नहीं, हम कर्फ्यू लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बढ़िया बढ़िया बातें कही। और उसको चुनाव आयोग ने, चूंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, चूंकि वो वहां बैठकर कागजों पर देखते हैं, उन्हें फील्ड से कोई बहुत मतलब नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, तो उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा नहीं, सारी व्यवस्था ठीक है, उन्होंने मान लिया। हम उस पर नहीं माने, लेकिन हमने इसको नहीं माना, ऐलान कर दिया कि नहीं, हम कल से ड्यूटी नहीं करेंगे। उसके बाद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के हमारे, उन्होंने शाम को बात की हम लोगों से, मीडिया के इसके जूम के माध्यम से बात की,
और हम लोग सारे लोग बैठे शाम को, सारे संगठन के लोग, सीट्स नेतृत्व बैठा प्रदेश का, और हम लोगों ने उनको बताया, हम लोगों ने एक मांग पत्र भी दिया कि हम लोगों का ये समस्या हमारी है, इसमें ऐसे ऐसे पैसा मिलना चाहिए हम लोगों को, ये होना चाहिए। तो उन्होंने वही बातें सारी कही। हमने कहा पीपी किट दे दीजिए हमको, हमको चाहिए था आपको, जो हम बार बार कह रहे थे कि हमको एक टीके लगवा दीजिए आप। जिस दिन हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं उससे पहले हमारी काउंटिंग में वो होती है, हमारी रिहर्सल होता है, रिहर्सल में सारे अधिकारी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं। आप देखिए रिहर्सल की फोटो देखिए, जहाँ जिलाधिकारी जो हमारे सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो ऊपर मंच पर बैठा हुआ है और सामने एक कमरे में हम लोग हजारों की संख्या बैठे हुए। आखिर आप बाहर चिल्ला रहे हैं, बाहर शाम को बैठ के आप निर्देश देते हैं कि भाई 2 गज जमीन की दूरी, और हमारे अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी के साथ क्या कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद वो फैलता चला गया। तो उसको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, वो नहीं माने। उसके बाद जब चीफ सेक्रेटरी स्तर पर हमारी बात हुई तो उन्होंने कुछ चीजें मानी कि भाई कल हम ऐसा करेंगे, ऐसा ठीक होगा, आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हुआ वही, आप देखिए कि सारा का सारा किसी के बस में नहीं रहा दूसरे दिन, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो मतगणना था उसी पर था, क्योंकि इसमें सारे जितने कैंडिडेट थे उनके सारे लोगों को आना था, एक साथ आना था, और वो आकर हंगामा करना था, उनको साथ साथ रहना था। तो वो सारी बातें हमने कही उनसे। तिवारी जी, यहाँ पर आपको रोक के एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने एक मतगणना वाला एक दौर, वो तो 2 तारीख को आया, लेकिन उससे पहले 4 फेज में चुनाव हुए, आपके अपने ऑब्जेक्शंस, जो संघ था, जो परिषद थे, उसके अपने ऑब्जेक्शंस क्या थे कि भाई अगर आप ये शर्तें हमारे मानेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज आएंगे? आपने क्या वो शर्तें रखी थी? पहले चरण का चुनाव के लिए ये शर्तें थी हमारी कि भाई इसमें हमारे टीके लगवा दिए जाए, हमको डिस्टेंसिंग कर दी जाए, एक आदमी की 8 घंटे ज्यादा ड्यूटी, अभी भी हमने कहा था 8 घंटे ड्यूटी ना लगाई जाए। इस तरह की बातें हमने तमाम सारी इसमें रखी थी। किस तरह से हमारा भाई मेन 2 बातें हैं, एक तो टीके लगवा दीजिए हमारे, दूसरा तीसरा ये था कि जो लोग इसमें बीमार होंगे उनको जनरल पब्लिक की तरह मत रखिए, आप आपके निर्देशों के अनुसार ही हम गए हैं काम करने के लिए। तो हमारे अलग से गैलरी होनी चाहिए, एडीएम स्तर का आदमी होना चाहिए जिले में, जो हमारे कर्मचारियों को ऑक्सीजन दिला दे। आज किसी की हैसियत नहीं है, मेरी भी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को एक सिलेंडर अपने 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 कहने से दिला दूं। ये स्थितियां पूरे प्रदेश में, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी बताया, मैंने कहा ये स्थितियां कैसे हम चुनाव कराएं आपका, आप बताइए। हम जब उनको शेल्टर नहीं दे सकते हम, तो उसकी व्यवस्था तो कर दीजिए हमारी, कि हमारा आदमी अगर बीमार होकर लौटेगा तो हम उसको कम से कम एक समुचित जगह इलाज करा दें। और ये जो लेकिन नहीं आपकी माना बातें उन्होंने। थी, शर्तें थी, ये तो बहुत बड़ी माकूल शर्तें थी। आखिर कोरोना से सबको बचने का अधिकार है, सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी आम आदमी हो। तो क्या ये आपकी बातें नहीं मानी गई? मैंने क्या कहा कि ये जो सरकारें हैं वो ब्यूरोक्रेसी चलाती हैं, पहले भी चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं। मैं समझता हूँ, मेरा इनसे बहुत ताल्लुकात रहते हैं, तो मैं देखता हूँ वही चलाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट देते हैं, हमारी समझ से पहले जमाने में जब लाइव की रिपोर्ट होती थी, आपके बिजनेस की रिपोर्ट होती थी, अब उनको नकारा जा रहा है, उनको उनको जमीनी हकीकत को ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो ऊपर से ऊपर बात करते हैं। अभी मैं आपको कटनी घटना बताऊं कि इन्होंने घोषणा कर दी हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने कि भाई 21 साल 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगवा देंगे, और इनकी सूचनाएं हो गई, तैयार हो गया, उन्होंने घोषणा कर दी और उसके उद्घाटन कर दिए। मेरे बहू और बेटे को मुझे लगवाना था, 31 साल की उम्र है, मैं नहीं लगवा पाया। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, सब कराया, कहा नहीं ये तो 45 साल के ऊपर लगेगा। अंदर से दूसरी बात चल रही है कि भाई 45 साल के ऊपर लगाना है, हमारे पास टीका नहीं है, और वहां घोषणा कर रहे हैं और वहां करवा रहे हैं, उनसे फीता फीता कटवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप 18 साल के ऊपर हमने घोषणा कर दी, सबके लगना शुरू हो गया प्रदेश में। तो ये जो बीच का गैप है, इस गैप के हमारे दिक्कतें आ रही हम लोग जी, आप लोग का ये पूरा जो कर्मचारी संघ है उत्तर प्रदेश का, ऐसे कितने कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो या दूसरे अन्य कर्मचारी हो, कितने कर्मचारी इस पूरे चुनाव के दरमियान झोंके गए थे पोल ड्यूटी के काम में? लगभग 5 लाख कर्मचारी शिक्षक हमारे लगाए गए थे। क्या उनमें से किसी को भी वैक्सीन लगाई गई, जो आपकी महत्वपूर्ण शर्त थी? नहीं, किसी का नहीं लगाई गई, वो 60 साल के ऊपर लगाते रहे। भाई अगर हमें लगा देते तो उनको हमको आराम मिलता ना, हमको तब तक दिक्कत कम होती जैसा बताया जा रहा है, तो कम से कम हम तो बचते उससे। उसके बाद वो अपने घरों में ले गए, जी, सारा का सारा कोरोना उनके घरों में पहुंच गया है। उसकी काउंटिंग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे। क्योंकि आज जो है विस्फोट हुआ पड़ा है, सब जगह से खबरें आ रही कि उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना विस्फोट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसके बाद शुरू हुआ है, इसके बाद ही फैला है, और वो बहुत बड़ा भयंकर रूप लेगा अभी आपके सामने। एक पोल ड्यूटी के जो जाता है, जो वहां कर्मचारी, उसका दरअसल वो कितना देर तक एक्सपोज रहता है, उसका क्या क्या काम होता है और कितने घंटे के लिए वो बाहर रहता है, आप ये बता पाएंगे जरा दर्शकों को? हाँ, सुबह से वो तो सुबह 6 बजे घुस जाता है, रहता भी वही है शाम को, सुबह 6 बजे घुस जाता है, उसके बाद शाम को 6 बजे 5 बजे काउंट वो बंद करा के मतपत्र का उसको बाद जमा करने जाता है जहां सेंटर होता है, उसको रात को 12 बजते हैं, यानी 6 बजे सुबह से 12 बजे तक वो बराबर भीड़ में रहता है सारे के सारे लोगों के साथ में। ये स्थितियां उस दिन रहती है। मतगणना वाले दिन तो आप कल्पना नहीं कर सकते
कि वो लोग सुबह से घुसते हैं, उनका पता ही नहीं कब वो वापस आएंगे जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाएगी। और जो एआरओ के लोग ड्यूटी पर होते हैं, एआरओ जो पोस्ट होती है, वो लोग तो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। तो ये स्थितियां हैं, इसमें इतनी इतनी मौतें हमारी हुई हैं। मैं इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार आज की स्थिति में मानूंगा तो चुनाव आयोग को मानूंगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों को उनके ऊपर फांसी का मुकदमा चलना चाहिए, उनके ऊपर इस तरह की बात होनी चाहिए। जितनी मौतों का जिम्मेदार है वो वही लोग मौत के पूरे जिम्मेदार है आज की तारीख में। हमारा सीधे सीधे आरोप है उनके ऊपर। मैं ये जानना चाहता था आपसे यहाँ पर, क्योंकि ये 4 फेजेस में चुनाव हुए, फिर मतगणना हुई, उसमें उसमें भी पूरी जो है एक लश्कर जो है कर्मचारियों की वो झोंकी गई इस काम के लिए, इसकी निगरानी के लिए, काउंटिंग ठीक से हो जाए, फ्री एंड फेयर पोल जो चुनाव आयोग की बात करता है। लेकिन आप यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केवल आयोग को, है ना? तो आयोग से भी हाई कोर्ट ने भी मांगा था कि आप सीसीटीवी दिखाइए कि आप किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा था। आप ये बताएं कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या मिली कि क्या कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा था? क्या आयोग ने वो सुनिश्चित किया था? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आयोग जिम्मेदार है। आयोग का काम था कि सारी व्यवस्था देख लेता है, आयोग मीटिंग करता है, सारे लोगों के साथ में करता है, बराबर करता है व्यवस्था देखने के लिए। हर जिले में आयोग अपने अंडर में ले लेता है। आयोग को पूरी फीडबैक जाती है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, सारी व्यवस्था है कि नहीं है। आयोग ने व्यवस्था सुनिश्चित ही नहीं की, आयोग ने सारा का सारा सरकार के ऊपर छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा दोषी वो है। उसके बाद सरकार भी दोषी है। जो चुनाव को कंडक्ट कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी, वो भी दोषी है कि उन्होंने व्यवस्था को उनके साथ तालमेल करके पूरा नहीं किया ग्राउंड लेवल पर। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता था, हाई कोर्ट में जो बात आई है उसमें आई है 135 मौतों की, और जो सरकार भी मान रही है, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मान रही है, और उसके मुआवजे का भी ऐलान उन्होंने कोर्ट के सामने किया है। लेकिन बीच में खबरें ऐसी आ रही थी कि 700 750 तो केवल शिक्षक ही हैं जो जिनकी मौत हुई है कोरोना से। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो फिगर्स आ रहे हैं, इसको लेकर जमीनी हकीकत क्या है? क्या आप उस पर सही कुछ फोकस, क्लियर फोकस बता पाएंगे? देखिए, ये सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी, सरकार इसको छुपा नहीं पाएगी। वही बात फिर से आ रही है कि अधिकारी इसको छुपा रहे हैं जिससे बाहर ना जाए। हम लोग एक एक जिले की बात कर सकते हैं कि एक आदमी बाई नेम बात कर सकते हैं। हम लोगों ने लिस्ट जारी की है, वो बाई नेम जारी की है। आप उसकी जांच करा रहे हैं ना, आपने सरकार उसकी कितनों जांच की करा लिस्ट रही है। जारी की है? 706 की लिस्ट संगठनों ने जारी की है, शिक्षक संगठनों ने जारी की है, और हमने अभी जारी नहीं की है कर्मचारियों की। लेकिन हमारी लिस्ट में लगभग 800 706 शिक्षकों की मौत हुई है कोरोना के कारण। मौत हुई है। वो आज की लिस्ट नहीं है, 29 तारीख की लिस्ट है। 29 के बाद बहुत मौतें हुई हैं मतगणना की वजह से। 29 को वजह आखिरी से। फेज था चुनाव का। 29 को आखिरी फेज था चुनाव का, उस तारीख तो को ये सूची जारी की गई। आप ये कह रहे हैं कि 135 की खबर और 135 का आंकड़ा तो सरकार रख रही है या मान रही है ये कोर्ट में, हाई कोर्ट 100% गलत है। में, जो कि गलत है। और 100% गलत। आपके हिसाब से 700 से अधिक तो केवल शिक्षक ही कोरोना के शिकार हुए, यानी उनकी जान गई है, और दूसरे कर्मचारियों की लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं। वो आधे आधे होते हैं, जितना उनका है उतने ही हमारे लगे ड्यूटी में। तो निश्चित रूप से जितना उनके डेथ हुई है उतनी हमारी डेथ हुई है। तो हम ये मान लें कि आप जो कह रहे हैं कि करीब करीब 1500 कर्मचारी, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, इस पूरे 1 महीने के पोल ड्यूटी के दौरान, पंचायत चुनाव के दौरान यूपी में इनकी मौत हुई है कोरोना से। 15 से 2000 के बीच में इनके परिवार को छोड़ दें अगर हम, और परिवार को लेंगे तो हजारों की संख्या बैठेगी। अभी चूंकि परिवार का आंकड़ा सामने नहीं आया कि कौन वहां पे बीमार है या कौन उसका शिकार हुआ इन दिनों से, 2 तारीख के बाद। उसको हम जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ना जोड़ेंगे हम उसको जोड़ना उचित भी नहीं है। हम तो खाली उन्हीं का आंकड़ा देंगे, कोई किसी कारण से उनका बहाना बनेगा कि इसलिए मर गए, कि इसलिए डेथ हो गई, उसको हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो डेथ कर्मचारी की हुई है वो तो उसका वेतन कल से नहीं निकलेगा, कल से वेतन नहीं निकलेगा ना उसका, कल से वहां उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे छुपाएगी सरकार? लेकिन सरकार केवल यही वाले फिगर्स नहीं, सरकार तो वैसे भी कोरोना से मौतों का आंकड़ा छुपा रही है, और हर डिस्ट्रिक्ट में छुपा रही है। जहां तक यूपी का सवाल है, चूंकि हम यूपी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कई ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एक शहर में वहां पे 10 मौतें बताई जा रही हैं, जबकि स्मशान में 100-150 लाशें जल रही हैं रोज के हिसाब से, वो चाहे वो बनारस हो, कानपुर है, या कोई और शहर। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये लड़ाई जो आप हाई कोर्ट तक ले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, उसमें तो सरकार केवल 135 के आंकड़े पे आके ठहर गई है। बाकी लोगों के साथ कैसे इंसाफ होगा? वो ठीक है, उनको ठहरने दीजिए। अभी वो वेतन 165 के बाद वेतन निकालेंगे क्या हमारे लोगों का? जो हम लिस्ट दे रहे हैं उसमें वेतन निकालेंगे क्या? वो ठहर ही नहीं सकते कहीं पे। वो फौरी तौर पर दिखा रहे हैं जिससे कहीं बवाल ना हो प्रदेश में, इसलिए वो उनके अधिकारी उनको सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वो आगे निकल के आएगा, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो हम लोग कह रहे हैं, इसको ये नोट हो रहा है आपके हर जगह, ये निश्चित रूप से 1500 के ऊपर और 2000 के बीच में निकलेगा।
आपने हाईकोर्ट में ये बात रखी है जो आप ये मुझे बता रहे हैं कि साहब ये 135 का आंकड़ा कतई सही नहीं है, ये झूठ है। बिल्कुल, वहां मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी थी, और हाई कोर्ट में चूंकि मैं नहीं हूं उसमें, इसलिए वहां ये बात नहीं रखी थी। बाकी जो आपके संगठन है, जो कि एफिलिएटेड संगठन है, वो लोग भी सब आप लोग एक साथ हैं, एक मत है इस पर, इस लड़ाई को आगे जारी रखने में, कम से कम कोर्ट में, क्योंकि ये कोर्ट में ही नहीं लड़ाई जारी रख पाएंगे आप। नहीं, हम सरकार के खिलाफ ही लड़ेंगे। हम कोरोना खत्म होने के बाद अभी नोटिस दिया, तभी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बात की थी, वरना मैं काम ही बंद कर देता अभी। हमारे पास सारे संगठन है कि जो जिसमें इनका पूरा सब समस्या खड़ी हो जाएगी सरकार के सामने। हालांकि कोरोना काल में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना समाप्त होने के बाद कुछ ना कुछ हम लोग बड़े डिसीजन लेंगे। इसीलिए आपने देखा आज हमारे यहाँ इन्होंने सरकार ने कोई हड़ताल नहीं हो रही, कोई आंदोलन नहीं हो रहा, फिर भी आज 6 महीने के लिए हड़तालों को प्रतिबंधित कर दिया इन्होंने। सिर्फ हम लोगों के मारे हड़तालों को प्रतिबंधित किया आज की तारीख में, जबकि हड़ताल कहीं हो ही नहीं रही है। जी, इनका रहता है, वो हम लोग जानते हैं इनके क्या क्या वो रहते हैं। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल जो अपने जो आदेश दिया और जो बातें टिप्पणी की, उसमें एक दो बातें मैं यहाँ पे रखना भी चाहूंगा, और मैं अंग्रेजी में जो उनका आदेश है जो कोट कर रहा हूँ। इट अपीयर्स दैट नाइदर द पुलिस नॉर इलेक्शन कमीशन डिड एनीथिंग टू सेव द पीपल ऑन इलेक्शन ड्यूटी फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस डेडली वायरस। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। कल जो उसने वहां पे आदेश दिया, कल जो टिप्पणियां दी, उनमें से एक टिप्पणी मैं आपको यहां पर पढ़ के सुना रहा हूं, जो कि सब जगह छपी हैं। जबकि सरकार ने ये मान लिया था कि 135 लोगों का तो हम मान रहे हैं कि मौत हुई है, और हम उनको 30 लाख का मुआवजा भी देने को तैयार है उनके परिवार के लिए। तो इस तरह की बात, और फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत दी है, और 11 तारीख को फिर इसकी सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ये लड़ाई जो है, मुझे लग रहा है कि लंबी चलेगी। और तिवारी जी, मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहता हूं कि आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो एक तो आपने बात कही शुरू में कि अब ये इलेक्शन ड्यूटी तो एक राष्ट्रीय पर्व है इलेक्शन का, एक लोकतंत्र में इलेक्शन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे टाइम पे केवल चुनाव आयोग, जो कि एक क्वासाई जुडिशियल है, इसकी एक कोर्ट की हैसियत जरूर है, लेकिन चुनाव करवाना वो सरकार से मिलजुल के ही सब कुछ तय होता है कि कब किस तरीके कैसे चुनाव करवाए जाएं, और उसमें सहयोग और चुनाव आयोग का होता है। तो आप ये बताइए कि सरकार के लेवल पर आप कितना उनके कंडक्ट से संतुष्ट हैं या नहीं है, और जो उसके बाद हुआ जो कोरोना का विस्फोट। नहीं, जो भी एग्जीक्यूशन करना था सरकार करना था, और सरकार ने एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, या वो कर नहीं पाए, जो भी रहा हो। तो हम सरकार को भी उतना ही दोषी मानेंगे जितना हम चुनाव आयोग को दोषी मानेंगे। इन्होंने दोनों ने मिलकर ही ये सब किया, वरना अगर उन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को दिया था तो इनके ऊपर अवमानना का नोटिस होना चाहिए आज की तारीख में। ये आप संभाल नहीं पाए, इसके बाद ही आदेश हुआ था कि जाइए चुनाव कराइए। आज जब मैं इससे थोड़ी सी अलग बात ये भी करना चाहूंगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करते हैं, तो आज अगर हम कहें कि आपसे कि आप जमीन पे भी हकीकत को देख रहे हैं, आपने इस पूरे 1 महीने के दौरान आप एक एक्सरसाइज में शामिल रहे, आपका संगठन शामिल रहा, तो आज कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश की हकीकत मैं आपसे जानना चाहूंगा एज एन ऑब्जर्वर की क्या है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि न तो यहाँ कोई अधिकारी दिखाई पड़ रहा है, न कोई नेता दिखाई पड़ रहा है, न कोई मंत्री दिखाई पड़ रहा है, न जुडिशरी दिखाई पड़ रही है। हम समझते हैं कि सारे लोग असहाय की स्थिति में आज की तारीख में, जो कभी देखा नहीं गया, न कभी भविष्य में देखा जाएगा। वो किसी की न तो मदद करने की स्थिति में है, कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपना इलाज कराने जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। जुडिशरी के हमारे चीफ सेक्रेटरी स्तर के दीपक त्रिवेदी जी, और उनका भी राजस्व के चीफ सेक्रेटरी वो थे, चेयरमैन थे, उनका भी देहांत हुआ। तो वो कम से कम संजय गांधी में हुआ, 3 घंटे बाहर लेटे रहे, उनको लिया नहीं गया अंदर। ये व्यवस्था आज की तारीख में जब उनके लिए है तो हमारे लिए क्या हो सकती है, हमारे कर्मचारियों की क्या हो सकती है। हम तो इतनी बात कहेंगे कि आज की तारीख में हाथ से बाहर है स्थितियां। क्योंकि अभी हाल फिलहाल 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रही, क्योंकि आप बड़े लोगों का भी नाम ले रहे हैं, और स्थितियां कैसी हैं कि 4 तो बीजेपी के एमएलए उनकी मौत हुई है कोरोना से पिछले 10-15 दिनों में, और एक हाईकोर्ट के जज उनकी भी मौत हुई है कोरोना से। तो आज हम स्थितियों का आकलन करें, और खास तौर पर पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, तो उत्तर प्रदेश में स्थितियां अब यहां से, और एक तीसरी बात जो पता लग रही है वो ये कि गांव में अब ये फैल रहा है, और बहुत बुरी तरह फैल रहा है, और वहां पे शायद सुविधाओं की और भी कमी है। वहां तो शायद लोगों को पता भी नहीं लग रहा है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, शायद उसके बाद अवेयरनेस।
उसके बाद उनकी डेथ होगी तो वहीं पे बिना काउंट किए हुए वहीं अपने दरवाजे पे रख के जला दिए जाएंगे। ये स्थितियां होंगी उनकी। दरवाजे पर रख के जलाए जा रहे हैं आप या गाड़े जा रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल होगा ही, वो होता ही, गांव परंपरा ही है। गांव में कोई शमशान घाट नहीं ले जाता है। गांव में वो जो उनका चौराहा होता है या उनका जो खेत होता है वहीं पे लोग जाके उनका दाह संस्कार कर देते हैं। वो काउंटेबल नहीं है। जी। तो आज जो है तिवारी जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अब चूंकि आप एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग कर्मचारी जुड़े हुए हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, और यहाँ पे जिस मोड़ पे आप खड़े हुए हैं, एक तो कोरोना से तो पूरा देश में जो हाहाकार मचा है वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी अलग से भी जिम्मेदारी है, आप भी अकाउंटेबल है कुछ लोगों के लिए, उस संगठन में कर्मचारियों के प्रति। आप यहां से आगे अब अपनी लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं, और ये किस मुकाम तक जाने वाली है ये लड़ाई, और कितनी जरूरी है ये लड़ाई प्रशासन या सरकार से या जिसके खिलाफ? नहीं, हम तो सब लोग एकत्र हैं, इस मामले में इकट्ठे हैं, जितने भी हमारे संगठन, चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे हमारा हो, चाहे सेंट्रल एम्प्लॉयज का संगठन हो, सारे हमारे साथ लखनऊ में रहते हैं हम लोग, और एक साथ ही आंदोलन करते हैं जब सरकार के खिलाफ हमें लड़ना होता है। बड़े बड़े आंदोलन, पेंशन के मुद्दे पे भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में बंद किया, सारा का सारा बंद किया। तो हम लोग ऐसे नहीं लड़ते। जब सरकारों से लड़ना होता है तो हम ताकत से लड़ते हैं, और सारे लोगों को, जब हम सरकार को जब लड़ेंगे तो सरकार का सारा काम, यानी यहाँ तक कि उनके ड्राइवर तक बंद हो जाएंगे, और वो अपने अपने वाहनों से घर पे जाएंगे, उनके ताले खोलने वाले लोग भी हमारे पास हैं। तो हम इस तरह का बंद कर देते हैं। सारा राजस्व हमारे पास रहता है, राजस्व भी बंद हो जाता है इनका पूरा। तो हम इस स्थिति में रहते हैं, आरटीओ कार्यालय बंद हो जाते हैं, सारा कुछ, ट्रेजरी फंक्शन बंद हो जाएगा, तमाम सारी चीजें बंद हो जाती है हमारी, एसेंशियल सर्विसेज हम बंद कर देते हैं। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनसे बात करते हैं, दो टूक हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वो हमसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में हम भी बैठेंगे, अभी कोरोना थोड़ा सा हल्का होगा, अभी ये लोग अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं। खाली हमारी इतनी सी बात थी जो धीरे धीरे आदेश भी करने का प्रयास कर रही है कि भाई हमारे जो लोग बीमार हो रहे हैं आज की तारीख में, उनको कोई ना कोई जवाबदेही जिले में होनी चाहिए। जो ड्यूटी में लगे हैं उनकी जवाबदेही हो कि उनको ट्रीटमेंट सही मिल जाए हमारे लोगों को जिले में, और उनको ऑक्सीजन वगैरह जनरल लाइन में लग के 20,000 रुपए में सिलेंडर ना खरीदना पड़े उनको आराम से इतनी सुविधा कम से कम दे दे। बाकी लड़ाई झगड़ा, पैसा लेने वाला काम, नौकरी लेने वाला काम हम बाद में कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपकी इल्तिजा, एक तरह से प्रार्थना भी है और आपकी डिमांड भी है और जो जायज मांग भी है, लेकिन जो परिस्थितियां मौजूद हैं वहां पे ग्राउंड पर, उसमें तो अभी आप देख ही रहे हैं और पढ़ भी रहे होंगे कि भाई कितनी कमी है, घोर कमी है मेडिकल इक्विपमेंट्स की, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो जरूरी दवाइयां भी हो वहां पे भी। और ये बल्कि कुछ नेता तो दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं स्मशानों पे लकड़ियां पहुंची, शायद यही दावा एक जो है वो ठीक से कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बात यहां पर केवल सुविधाओं की नहीं, बात यहां की लोगों की मौत हुई है। पहली बात, अब मौत हुई है और 30 लाख रुपए का मुआवजा, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? और इस पर आप, आखिरी बात, शिकायत आपकी किससे, वो चुनाव आयोग से क्या है, एक आखिरी बात, और सरकार से क्या है, दो शब्दों में? चुनाव आयोग से तो शिकायत है कि उनके ऊपर तो भाई मुकदमा होना चाहिए, हमारे मर्डर हुए जितने भी, उनका हम मर्डर मानेंगे उनको। सरकार से हमारा कहना यह है कि चूंकि फाइनेंशियल सब उनके हाथ में रहता है कि उनको जो सुविधाएं हैं, उनके बेटों को नौकरी, बच्चों को नौकरी मिल जाए। हमारा 30 लाख रुपए से सहमत नहीं है, 50 लाख की बात हो रही थी हमारी, उनकी हमने लिख के भी दिया था। उनका जो उनका समझौता हुआ 1 तारीख को चुनाव आयोग, जो जिस दिन हमारा मतगणना थी उसकी रात को हमारा समझौता हुआ, जो लिखित में हुआ है चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारा, और वो उसमें भी 50 लाख की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम इसको बाद में फाइनेंशियल में देख लेंगे, तब 30 लाख का उन्होंने जारी कर दिया। तो ये चीजें हमारी हैं जो कि उनके कंसिडरेशन में हैं, उनको करना चाहिए तत्काल उसमें। देखिए, किसी भी अधिकारी से, मैंने उस दिन भी उनसे कहा था कि कोई ऐसा नेता बताइए, कोई ऐसा अधिकारी बड़े से बड़ा बताइए जो ये कहे कि हम 5 करोड़ रुपया लेके मौत चाहते हैं, हम कोरोना के कमरे में जाके मौत एक्सेप्ट कर लेंगे, हमको आप 5 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम लोग चंदा करके उसको 5 करोड़ रुपया दे देंगे। पैसे से नहीं तोला जा सकता इसको, ये पैसे तोला नहीं जा सकता किसी की मौत को। ये तो अहेतुक सहायता है उनके परिवार को, चूंकि अचानक घट गया, किसी को नहीं पता था उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन सरकारों के आदेश के बाद घटा है। सरकार ने हमको झोंका है, अपने कामों में लगाया, उसके बाद हमारी मौत हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसको तत्काल उसमें समयबद्ध होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर उसका पैसा उसके घर पे पहुंच जाना चाहिए। हमने बहुतों के साथ लड़ाई लड़ी है, हम 2-2 साल लग जाते हैं हमको इस पैसा को दिलाने में। नहीं होना चाहिए इन चीजों में, इनमें 3 महीने लास्ट लाइन होनी चाहिए कि भाई डेडलाइन के बाद उनके घर पे पैसा पहुंचेगा। इस तरह की सुविधाएं सरकार दे सकती है और इसको देना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद।